स्वागत है आपका एडी एजुकेशन नोट्स में। तो आज हम पढ़ेंगे समास। समास का क्या मतलब होता है, समास क्या होता है, समास का विग्रह कैसे होता है, उदाहरण सहित समझाएंगे। समास के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समास। समास को कहते हैं संक्षेप। समास का मतलब होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब, संक्षेप का मतलब होता है छोटा करना, संक्षेप में करना, छोटा करना। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच संयोजक का लोप होकर एक नया शब्द बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। अब ये जो राजपुत्र है ना, ये है समास। अब यहाँ पर क्या है, राजा का पुत्र। अब इसका यहाँ पे लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, राजपुत्र। ठीक है, अब इसका विग्रह किसको कहते हैं। समास का अर्थ बताने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। समास का अब ये है, जैसे ये तो हो गया समास राजपुत्र। अब इसका अर्थ कैसे एक्सप्लेन होगा कि इसका मतलब क्या होता है, राजपुत्र का मतलब क्या होता है। तो राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। तो ये हो गया विग्रह। ठीक है, समास का अर्थ बताने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। समास करके लेने हुए, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर होगा करके बने हुए पद। यहाँ पे क्या होगा, करके बने हुए पद। बने हुए पद को समस्त पद कहते हैं। ठीक है, समस्त पद ये हुआ, जैसे राजपुत्र। अब ये जो राजपुत्र है इसको कहेंगे समस्त पद। इसको क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। और विग्रह किसको कहेंगे, विग्रह इसका ऐसे होगा, राजा का पुत्र। ये इसका विग्रह हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। इसमें एक विशेष बात है जो देख लेते हैं। जिन पदों में समास होता है उनमें से पहले पद को पूर्व पद और अगले पद को उत्तर पद कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये लिखा है राजपुत्र। ठीक है, अब ये राजपुत्र में दो पद हैं, एक तो राज हो गया, एक पुत्र हो गया, इन दोनों को बांट दिया। ठीक है, अब ये जो आगे वाला होगा इसको कहेंगे पूर्व पद या फिर पहला पद। इसको कहेंगे उत्तर पद या फिर दूसरा पद। इसको दूसरे पद के नाम से भी जानते हैं और उत्तर पद भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं समास के भेद कितने हैं। समास के सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एक होता है द्वंद्व समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। अब इनका हम एक एक का व्याख्या सहित समझेंगे। कौन से समास की क्या विशेषता होती है, कैसे पहचानेंगे किस पद में कौन सा समास है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को देखते हैं। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही नंबरिंग हो। आप पहले द्विगु रख सकते हैं, तत्पुरुष रख सकते हैं, बहुब्रीहि, नंबरिंग कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द्वंद्व समास, एक नंबर है द्वंद्व समास। अब इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी मुख्य पहचान होती है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं।
जैसे भाई और बहन, अब देखिए भाई बहन दो पद हैं, इसमें दोनों पद प्रधान है, दोनों पर बल दिया जा रहा है, भाई और बहन। ठीक है, भाई और बहन। पाप पुण्य, इसी तरह से पाप और पुण्य, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी तरह से धर्माधर्म होता है, पापा पाप होता है, लाभालाभ होता है। एक तरह से ये एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। अब जैसे देखिए धर्माधर्म में, अब धर्माधर्म को देख करके अभिभाव नहीं लगा देना है। धर्मा धर्म, इसका मतलब हुआ धर्म और अधर्म। जब इसका विच्छेद करेंगे तो धर्म और अधर्म आएगा, तो ये हो जाएगा धर्माधर्म। इसी तरह से पापा पाप का होगा पाप पाप धन अपाप। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। इसी तरह से लाभालाभ में होगा लाभ और अलाभ। ठीक है, अब इसमें आ लग जाएगा तो ये नकारात्मक हो जाएगा, और इसमें आ नहीं है तो ये सकारात्मक और नकारात्मक हैं दोनों, तो इसलिए एक दूसरे के विरोधी भी हैं, तो इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, और इसकी एक पहचान और होती है, जैसे अगर इस तरह से सिंपली लिखा हुआ आता है भाई बहन, पाप पुण्य, पति पत्नी। ठीक है, पति पत्नी, बीच में डंडा, द्वंद्व समास शुरू, मतलब द्वंद्व युद्ध शुरू। ये भी आप इसको मोटा मोटा पहचान सकते हैं, इसकी पहचान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नंबर 2 पे क्या आता है। नंबर 2 पे है द्विगु समास। अच्छा, द्विगु समास में क्या होता है, इसमें ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। अब पूर्व पद तो आपको पता है, पूर्व पद बताया है, पूर्व पद मतलब पहले वाला पद। तो इसमें क्या है, पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है, और उत्तर पद संज्ञा होता है। उत्तर पद क्या होता है, संज्ञा होता है। संज्ञा मतलब एक नाम दे दिया जाता है, तथा दोनों मिलकर समूह का बोध कराते हैं। अब देखिए वहाँ क्या होता है, द्विगु समास होता है। आप जैसे उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। त्रिभुवन, अब त्रि देखिए पहला पद है, ये क्या है, त्रि पहला पद है, तो ये क्या है, संख्या का बोध करा रहा, 3 हो गया। ठीक है, त्रि मतलब 3। अब भुवन, भुवन का मतलब भवन, भवन हो गया। ठीक है, 3 भवनों का समूह, त्रिभुवन उसी को कहते हैं ना, 3 भवनों का समूह उसको कहते हैं त्रिभुवन। तो यहाँ पे क्या हो गया, द्विगु समास। संख्यावाची है, इसका ध्यान रखना है कि पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, और जो दूसरा पद होगा वो संज्ञा होगा। अब जैसे भवन है, ये संज्ञा ही तो हो गया। ठीक है, और दोनों मिलकर के एक समूह का बोध कराएं। अब त्रिभुवन समूह तो हो गया ना, 3 भवनों का समूह हो गया त्रिभुवन, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। अब अष्ट का मतलब 8 होता है, अध्याय का मतलब 8 अध्याय होते हैं। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह हो गया, अष्टाध्यायी में द्विगु समास हो गया। अब इसी तरह से और भी उदाहरण हैं, इनको देख लेते हैं। क्या है, चौराहा है, सतसई है। ठीक है, चौराहा 4 रास्ताओं का समूह जहाँ पे होता है। ठीक है, सतसई, त्रिवेणी, त्रिवेणी में देखो 3, सत 100। ठीक है, अब इसमें एक नोट करने वाली चीज़ है, देखिए नदीवाची शब्दों के साथ, नदीवाची शब्दों का साथ संख्यावाची, नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द आए तो अव्ययी भाव समास होता है, जैसे पंचगंगम, दियमुनो। ठीक है, आगे देखते हैं अव्ययी भाव समास। अब क्या देखते हैं, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो। समझ में आ रहा है, अव्ययी भाव कहते हैं।
अब इसको जब ये हम उदाहरण देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। इसकी एक मुख्य पहचान होती है कि इसमें एक सामान्यतः उपसर्ग लगा होता है, अधिकतर उपसर्ग लगा होता है अव्ययीभाव शब्दों में। अव्ययीभाव समास के जो शब्द होते हैं उसमें क्या होता है, उपसर्ग लगा होता है। जैसे आ लगा होगा, आ होगा, नी होगा, गैर होगा, दुस हो सकता है, दूर है, नेर है। ये जो उपसर्ग होते हैं ये लगे होते हैं अक्सर। देखिए इनके, जैसे प्रतिदिन। अब देखिए प्रतिदिन, प्रति में उपसर्ग लगा है प्रति, ठीक है। यथाशक्ति, यथा के अनुसार, यथा भी इसमें क्या है, ये उपसर्ग है। आ जन्म, अब देखिए यहाँ पे ये उपसर्ग बताया था, ये आ हो गया, ठीक है। निर्धन, ये निर हो गया, ठीक है। अब जैसे गैर है तो गैर से गैर हाजिर, दुष् है तो दुष्चरित्र या दुष्कर्म, इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे रिपीटेड वर्ड आ जाते हैं। रिपीटेड वर्ड मतलब जैसे बार बार हो गया, धीरे धीरे हो गया, फटाफट, चकाचक, पल पल, ठीक है। इस तरह के जो शब्द आते हैं उनमें क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए इस वीडियो में मैंने 3 समास बताए हैं, 3 अभी बाकी बचे हैं, जो कौन कौन से हैं। एक तत्पुरुष, तत्पुरुष जो कि बहुत बड़ा है इसलिए उसका एक ही वीडियो बनेगा, तत्पुरुष। और क्या बचा, कर्मधारय बचा और बहुब्रीहि बचा है, ठीक है। तो इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। और आपके लिए जो प्रश्न हैं इनका आप आंसर ज़रूर दें। प्रत्येक में कौन सा समास होता है, कमेंट करके बताइएगा। प्रत्येक में कौन सा समास होता है, उसके बाद किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर पहले तो आप वीडियो पूरी देखिएगा तभी आप इसके आंसर दे सकते हैं। सतसई में कौन सा समास है, ठीक है। तो आप लोग इन प्रश्न के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।